नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस हिडन अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कंपनीज के बारे में, जिसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इस कंपनी अपकमिंग टाइम्स में कौन सा लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा कंटिन्यूसली अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आप सभी जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो एक पीएसयू कंपनी है और बेसिकली देखा जाए कंपनी के जो प्रोमोटर है उसके पास 74% होल्डिंग है। तो 74% होल्डिंग जो है वो टोटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास होल्डिंग्स है। बाकी जो होल्डिंग्स है वो कितना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। वो ट्रेड किस बेसिस में है सबसे पहले वो मैं आपको बता दूं। देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी इसके ऊपर एक पैटर्न्स बना, कुछ इस तरीके से पैटर्न बना, कफ विद हैंड पैटर्न्स। तो कफ विद हैंड पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए। अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ, तो जब क्लोजिंग होगा तो मैं यहाँ पे एक एंटी जरूर लेने वाला हूँ। क्यों एंटी लूंगा अभी चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहली बात, मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा वो मैं बता दूं। एक लंबा जर्नी करने के मैं तैयार हूँ क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है और सबसे ज्यादा तेजी से जो ग्रोथ हुआ वो बैंकिंग सेक्टर का, और वो भी पीएसयू बैंक का। अगर आप प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें तो प्राइवेट बैंक का हालत बहुत ग्रोथ मतलब ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल जो है वो बहुत कम हुआ है जितने पीएसयू बैंक में ग्रोथ देखने को मिला। आप किसी भी एक बैंक को उठा कर देख लीजिए, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो यूनियन बैंक हो। क्योंकि यूनियन बैंक को आपको लग रहा हो कि भागा नहीं, कितने लंबा जर्नी की आप खुद एक देख लीजिए। कोविड के टाइम में प्राइस कितना था, सिर्फ 24 रुपीज, और आज कहाँ पे चल रहा है 140 के आसपास। तो सोचिए ऑलमोस्ट कंपनी 5 to 6 टाइम रिटर्न दे चुके हैं। तो 6 गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो बेसिकली मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर कुछ हिडन पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा और जो टारगेट है वो टारगेट इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास है। तो बेसिकली इस टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी मतलब लाइफ टाइम हाई के भी नीचे है। तो कंपनी बेसिकली देखा है तो इस लाइफ टाइम हाई को अचीव करने के लिए जी जान कोशिश करेंगे। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा और आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि एक बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे जो देखने को मिला, आप खुद ही देख लीजिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए, जो एक टाइम नेगेटिव में था आज 12% तक पहुंच चुके हैं, जो एक बेस्ट पॉइंट है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ एसेट नेगेटिव में था, वो भी आज पॉजिटिव में है। मान ले तो एसेट बहुत कम है। सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का एनपीए। गवर्नमेंट बैंक में यही सबसे बड़ा गड़बड़ी के कारण बन रहा था कि एनपीए बहुत ज्यादा हो रहा था। अभी एनपीए देखिए 6.85% से एकदम घट के 1.7% आ चुके हैं। मतलब अभी तक एनपीए उतना भी कम नहीं हुआ, हाँ पहले जितना था उससे बहुत कम हुआ, बहुत मतलब बहुत हद तक कम हुआ। तो इस एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसके चलते मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ। साथ ही साथ एनआईएम भी बढ़ चुके हैं और जो 2 पॉइंट और भी बेस्ट है वो है पैग रेशियो जो 1% के नीचे है और दूसरा है सीआर परसेंटेज जो 11% के ऊपर है। तो इस दोनों पॉइंट कंपनी को पुश करने के लिए काफी है। हाँ, एक पॉइंट थोड़ा सा वीकनेस भी है, वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। अभी देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी की होता क्या है। देखिए बैंक के पास जितने सारे लोगों ने सेविंग अकाउंट ओपन किया, एफडी में पैसा जमा किया और इंश्योरेंस भी किया, इतने सारे काम बैंकिंग के माध्यम से किए। तो इस बैंक के माध्यम से जो जो व्यक्ति इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किए तो उसको तो एज ए रिटर्न देना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो वो ही बैंक के लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। तो लाइबिलिटी का परसेंटेज 3.5% से कम हो तो अच्छा माना जाता है। तो कोई बात नहीं, पीएसयू बैंक है 4% तक उसको लेके रखा है, तो ये भी अच्छी बात है। तो इसी सारे कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और दूसरी पॉइंट है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। मुझे रिजल्ट बेस्ट तरीके से देखने को मिला। सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद भी नेट प्रॉफिट को कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं। तो जो बैंक्स इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर दूर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी चलो देख लेते हैं इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए खुद देख लीजिए, एफएस क्या किया, खुद के होल्डिंग ना के बराबर था, होल्डिंग को बढ़ा दिया। डीएस के पास क्या था, 50% कम होल्डिंग था, आज डबल हो चुके हैं। और पब्लिक के पास जितना होल्डिंग था पहले आज भी उतना है। मतलब क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशन भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर बने रह के अच्छा खासा पैसा कमाना। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना।
आपका काम है सारी चीज़ों को वेरीफाई करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और जो मैं ट्रेड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा खुद का ट्रेड है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपके रिस्क के हिसाब से लीजिए। मैं किसी भी तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीएनबी। देखिए, पीएनबी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही बुलिश हूँ और बहुत दिनों से मैं इसके ऊपर इंतजार कर रहा हूँ एक बिग टारगेट पाने का। चलो सबसे पहले मैं टारगेट के बारे में आपको साथ चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, पीएनबी के ऊपर पहले जो एंटी लेवल्स बना था, मैं दो तरीके से यहाँ पे एंटी बना। पहले जो एक एंटी लेवल बना था कुछ इस तरीके से एंटी बना, तब विद 100 पैटर्न्स, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद जिसका टारगेट था 68%, फाइनली वो टारगेट को अचीव किया। और दूसरा एक एंटी बना फिर से, इसका जो एक हाई था, उस हाई से कंपनी फिर से एक रेंज बना, और इस रेंज का जो टारगेट है वो टारगेट एक लंबा सा टारगेट बनता हुआ देखने को मिले, करीबन करीबन 170 के ऊपर। 170 के ऊपर मेरा टारगेट बनेगा नेक्स्ट टारगेट। तो इसीलिए मैंने जो फर्स्ट एंट्री लिया था अभी तक एग्जिट नहीं किया। मैं इसके ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट बनने वाले हैं वो 75% तक टारगेट बनने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन ये है कि इस कंपनी के ऊपर मैं टारगेट इतना बड़ा लेकर क्यों चल रहा हूँ, वो सबसे पहले जानना चाहिए। तो चलो उसी उसी के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, इस कंपनी के ऊपर भी अगर मैं इस पीएनबी के ऊपर भी डेटा देखूँ तो कंपनी के देखिए आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी जो है, इसका परसेंटेज माइनस में था, और वो भी 25% माइनस में था। आज कितना है 2.79। चलो पॉजिटिव में तो आया। रिटर्न ऑफ एसेट वो भी नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव में आया। रिटर्न ऑफ सॉरी एनपी जो है, मुझे इस पॉइंट बहुत बेस्ट लगा, क्योंकि देखिए पंजाब बैंक एक ऐसे बैंक है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा घोटाला केस देखने को मिला। सबसे ज्यादा अगर किसी बैंक के ऊपर, पीएसयू बैंक के ऊपर घोटाला हुआ वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो बेसिकली इतने घोटाला होने के बाद कंपनी एनपीए कर करके कंपनी थक चुके थे, और आज देखिए किस लेवल तक एनपीए को कम किया। तो यही कंपनी का खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा। साथ ही साथ कंपनी के देखिए कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी बहुत शानदार है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ 3.50 3.60 के आसपास हो तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी बेस्ट है। और बाकी देखिए सीआर परसेंटेज भी ठीक ठाक है, 11% के ऊपर है। और उसके बाद देखिए पैग रेशियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, कंपनी के बाकी पॉइंट्स बेस्ट लगा, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और एक चीज और भी मैं आपको नोटिस करा दूं कंपनी के ऊपर, मैं सिर्फ इस पॉइंट को देखकर ही निवेश नहीं किया। कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी बेस्ट तरीके से क्वार्टर रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया। जैसे कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, हाईएस्ट, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। इसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम में जर्नी करना चाहता हूँ, और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। जैसे एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग था, आज एफएस देखिए खुद ही 4.5% से भी ज्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और डीएस के पास 11% होल्डिंग था, आज वो 12 12.5% होल्डिंग बन चुके हैं। पब्लिक के पास 14% था, अभी ना के बराबर होल्डिंग, सॉरी 9% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो बेसिकली सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। देखिए आरती ड्रग्स लिमिटेड बेसिकली दो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, एक फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के ऊपर और एक स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। आज देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स में आज के दिन में देखा है तो लास्ट 2 इयर्स में केमिकल सेक्टर में डिमांड कम हो गया, और डिमांड कम होने के कारण केमिकल के शेयर में प्रेशराइज है, और इसीलिए ये सारे केमिकल्स कंपनी के ऊपर एक कंटिन्यूसली एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि आरती ड्रग्स के ऊपर क्या किया जाए, आरती ड्रग्स तो के फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। हाँ, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर किसके ऊपर आप देखेंगे तो एपीआई के ऊपर। तो एपीआई, एपीआई का मतलब क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। अभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता क्या है, अभी देखिए गूगल में जाकर अगर आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट लिखेंगे तो इस तरीके से आपको पिक्चर दिखेगा। तो जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, यूज मतलब जब दवाई हम लोगों को खाना पड़ता है तो उसी को बनाने का काम आरती ड्रग्स करते हैं। तो आरती ड्रग्स का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत स्ट्रांग है, ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है। कंपनी इस खराब टाइम में भी, जब केमिकल का डिमांड कम है मार्केट में, उस टाइम में भी खुद को मतलब अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया है। जैसे सेल्स का ग्रोथ कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन किया, एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किया, उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखा जाए तो कंपनी नेट प्रॉफिट को भी कंटिन्यूसली एक रेंज में रखा। तो कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा कंपनी बरकरार रखे। उतना ज्यादा लॉसेस मतलब देखने को नहीं मिला, उतना ज्यादा प्रॉफिट कम हुआ ऐसे भी देखने को नहीं मिला। तो हमेशा आप इस चीज को नोटिस करना कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद को यहाँ पे पब्लिश कर रहा है, वो बेसिकली देखा तो कंपनी का नेट प्रॉफिट शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। बाकी
आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। हर कोई व्यक्ति के जितने होल्डिंग थे उतनी होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अगर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप खुद ही देख सकते हैं। आरती डक्स के ऊपर देखिए मैं पैटर्न्स मुझे बना है, मतलब बना के रखा हो, एक शोल्डर शेयर करो, एक का अगर शोल्डर कंप्लीट हुआ तो एक बिग एंटी बनेगा, और बिग एंटी बनने के बाद इसका टारगेट भी बड़ा हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, कंपनी जिस तरीके से सेल ऑफ मोमेंटम दिखाया, वो एक स्ट्रांगली सपोर्ट को रेंज को फेस किया, उसके बाद बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना आसानी से बाउंस बैक करेगा, थोड़ा सा इस हायर लेवल को, इस लेवल को अगर ब्रेक करे तभी एक जर्नी हो सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है, एक 59 करोड़ का कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया, और उसके साथ साथ एक स्प्लिट भी दिया, वो है 1:10 रेशियो का, मतलब हर एक के बदले 10 शेयर कंपनी आपको देने वाले है। तो जो लोग स्प्लिट के शौकीन है, बोनस के शौकीन है, तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम मत करना, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर मेरा कभी भी हिस्सेदारी होता नहीं है, और मैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर काम नहीं करता हूँ। सिर्फ एक अपडेट पर्पस में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको मैं जरूर कहूँगा आप भी इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है, अगर करना ही चाहते हैं तो एक बार आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो कोई भी रिकमेंडेशन मेरे तरफ से नहीं है, तो प्लीज़ एक बार काम करना है तो एक बार आपको खुद की भरोसे के हिसाब से काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।